नमस्कार दर्शकों, मैं रिहाना आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस शो पे। आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर के ऊपर, और इन्हीं के ऊपर बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद है एक्सपर्ट डॉक्टर सभ्यता गुप्ता, चेयरपर्सन गायनोकोलॉजी और गायनोसर्जन मेदांत दिल्ली, और एक्सपर्ट डॉक्टर कंचन कौर, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्जरी ब्रेस्ट कैंसर मेदांत दिल्ली। आप दोनों का हमारे इस शो पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी डॉक्टर सभ्यता जी से कि सर्विकल कैंसर क्या है? व्हाट इज सर्विकल कैंसर? बच्चेदानी के मुंह को पर कैंसर हो जाए तो उसको सर्विकल कैंसर कहते हैं। इंग्लिश में इसी पार्ट को सर्विक्स कहा जाता है। सो बच्चेदानी के मुंह को सर्विक्स कहने के कारण इसको सर्विकल कैंसर कहते हैं अगर इसमें कैंसर हो जाए। तो मैम, इसके अगर हम लक्षण के बारे में बात करें तो वो क्या क्या होते हैं? देखिए, बहुत बार तो हो सकता है कोई भी लक्षण ना हो, मगर अगर किसी को वेजिनल डिस्चार्ज जो है अगर वो ब्लड स्टेन्ड होता है या डर्टी डिस्चार्ज होता है या सेक्स के बाद ब्लीडिंग हो जाती है या दो मेंसेस के बीच में ब्लीडिंग हो जाती है या फिर यूं कह लो कि नीचे पेट में दर्द रहता है, पेल्विस में दर्द रहता है, ये अक्सर लक्षण माने गए हैं सर्विकल कैंसर के। ओके, तो हम और भी बात करेंगे। इस बीच मैं कंचन मैम से भी कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगी। सो ब्रेस्ट कैंसर, जैसे हमें पता है कि ये भी एक बहुत ही कॉमन है आजकल महिलाओं में, तो कितना कॉमन हो चुका है अब, या फिर इसका कॉमन एज क्या है कि ऐसा ही एक पर्टिकुलर एज है जिससे ब्रेस्ट कैंसर्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं? सो ब्रेस्ट कैंसर हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुछ साल पहले तक सर्विकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर सबसे कॉमन कैंसर था, पर अब ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर है। ये कॉमन एज जो हमारे देश में इस कैंसर की है वो 40 to 50 इयर्स में है, लेकिन हम इसको कम उम्र में भी देखते हैं। सो इवन लेट 20s और 30s में भी हो सकता है, बट कॉमन एज 40s to 50s में है। बाहर के देशों में ब्रेस्ट कैंसर 1 in 8 इंसिडेंस, जिसको हम कहते हैं कि 8 लेडीज में से एक में लाइफ टाइम रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर का। इंडिया में यही 1 in 22 to 1 in 28 माना जाता है। ओके, सो मैम, अगर हम इसके सिम्टम्स जैसे कि लक्षण क्या क्या होते हैं? सो ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन लक्षण ब्रेस्ट में गांठ होता है। इस गांठ में अगर दर्द नहीं हो रहा तो वो ही जनरली कैंसर की गांठ हो सकती है, क्योंकि लोगों में ये गलत धारणा है कि अगर ब्रेस्ट में गांठ है और उसमें दर्द नहीं हो रहा तो वो खतरे की गांठ नहीं है, पर ऐसी बात नहीं है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रेस्ट में कभी भी गांठ हो, अगर उसमें दर्द नहीं भी हो रहा तो वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। निप्पल का अंदर की तरफ धंसना, निप्पल से खून या पानी का रिसाव होना, आपकी ब्रेस्ट की स्किन पे या निप्पल पे कोई ऐसा घाव होना जो जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है, या स्किन की डिम्पलिंग होना, मतलब ऐसे लगती है कि जैसे स्किन अंदर को धस रही है, बगल में गांठ होना, ये सब ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो कोई भी अनयूजुअलनेस आने से ही हमें अलर्ट होना चाहिए? बिल्कुल, पर प्रॉब्लम ये है क्योंकि लेडीज खुद को नॉर्मली जांच नहीं करती, उनको ये नहीं मालूम उनके लिए यूजुअल क्या है, तो अनयूजुअल पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सो इसीलिए अपनी ब्रेस्ट के बारे में हर लेडी को जानकारी होनी चाहिए कि उसकी फील कैसी है, और उसको रेगुलरली सेल्फ चेक या अपने हाथों से महीने में एक बार जांच करते रहना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात हमें जानने को मिली आज। हम और भी बातें जानेंगे आपसे। सभ्यता मैम से मैं ये पूछना चाहूंगी कि सर्विकल कैंसर को कैसे कैसे प्रिवेंट किया जाता है, या फिर हमें इसको कैसे बचाव करना है इससे अपने आप को? देखिए, एक वायरस है जिसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं। अगर इसकी बड़ी परसिस्टेंट इन्फेक्शन रहे, मतलब वो बॉडी में इन्फेक्शन बनी रहे और वो ठीक ना हो और इन्फेक्शन चली ना जाए, तो सर्विकल कैंसर हो जाता है। और अगर आपके कुछ बॉडी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे सपोजिंग आप स्मोक करती हैं या किसी की सेक्सुअल प्रैक्टिसेस वो अच्छी नहीं है या आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, अगर कुछ भी ऐसा है तो आपका रिस्क थोड़ा और बढ़ जाता है। तो प्रिवेंशन के लिए पहली बात तो ये कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनका ध्यान रखिए आप, ठीक है।
और इसके अलावा जो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है एक स्क्रीनिंग और दूसरी वैक्सीनेशन। अब ये है सर्विकल कैंसर के लिए एक वैक्सीन उपलब्ध है, काफी सालों से है रादर, और उसको लेना चाहिए। सो 9 साल से लेके 14 साल की बच्चियां हैं, इनफैक्ट 15 साल तक कह सकते हैं आप, 2 इंजेक्शन चाहिए। और 15 साल की और 15 साल से जो ऊपर की बच्चियां हैं उनको 3 इंजेक्शन मिलते हैं। सो ये इंजेक्शन 26 साल की उम्र तक दिया जाता है, ठीक है। अगर आपने पहले नहीं लिया है तो 26 साल तक आप ले सकती हैं। उसके बाद आप अपने डॉक्टर को मिलिए, अगर उनको लगेगा जरूरी है तो आपको उसके बाद भी इंजेक्शन वो दिलवा सकते हैं। सो क्या मतलब अभी नाउअडेज ये अवेलेबल है? हाँ जी, बहुत सालों से अवेलेबल है, मगर अच्छी बात यह है कि अब इंडियन वैक्सीन भी अवेलेबल है। पहले जो वैक्सीन था वो थोड़ा कॉस्टली लगता था और थोड़ी अवेलेबिलिटी के भी इशू थे। अब अवेलेबिलिटी के कोई इशू नहीं रहेंगे, क्योंकि अब इसका लॉन्च हो गया है जो इंडियन वैक्सीन है, और साथ ही अब ये अफोर्डेबल भी है। तो उम्मीद है कि अब सब लोग इसको लगवा पाएंगे। मैम, और एक स्क्रीनिंग की हम बात कर रहे थे, हाँ। कि स्क्रीनिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनिंग का मतलब हो गया कि 21 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं या जो भी सेक्सुअली एक्टिव महिलाएं हैं उनके लिए एक पीरियोडिक इंटरवल पे टेस्ट होना चाहिए। ये सब उन महिलाओं के लिए बना है जो बिल्कुल हेल्दी हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग उनकी की जाती है। सो उनको पीरियोडिक इंटरवल्स पे जाके अपनी जांच करवानी होती है। ये एक सिंपल सी जांच है, इसमें दर्द कोई नहीं होता है, लोकल जांच रहती है। जब आप इसकी जांच करवाते हैं तो वो आपको बताएंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो हर 5 साल में, अगर आप एचपीवी इन्फेक्शन को देखने के लिए एचपीवी टेस्टिंग कराती हैं और अगर वो नेगेटिव आती है तो हर 5 साल में आपको इसको रिपीट करना है टेस्ट को। अगर कुछ पैप स्मेयर जैसा टेस्ट कराती है तो हर 2 साल में रिपीट करना है। सो इसके लिए जो भी आप जहां भी रहते हैं, आप अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको बताएंगे कि आपके एरिया में कौन सा टेस्ट अवेलेबल है और वो जाके आपको पीरियोडिक बेसिस पे कराना है। होता ये है कि जब ये इन्फेक्शन होती है, जब एचपीवी इन्फेक्शन होती है, और इसको कैंसर में टर्न करने के लिए बहुत अरसा लगता है, बहुत टाइम लगता है। सो हमारे पास बहुत विंडो रहती है जिसमें हम इसको प्री कैंसर स्टेज में पकड़ सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो ये ठीक होने के चांसेस बहुत होते हैं। होता ये है कि एक्चुअली ये एक इकलौता कैंसर है जो 100% प्रिवेंटेबल है। क्योंकि ये कैंसर प्रिवेंटेबल है और ये हमारी मोडालिटीज है जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर इन चीजों का हम ध्यान रखें, अगर हम वैक्सीनेशन करवा लें और स्क्रीनिंग करवाते रहें, और स्क्रीनिंग इनफैक्ट जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया है ये उनके लिए भी जरूरी है। ओके। और साथ में जो रिस्क फैक्टर्स है उनका भी ध्यान रखें तो आई थिंक 100% बचा जा सकता है इससे। सो मैम, क्या इन ट्रीटमेंट्स के दौरान जिसे हम कहते हैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, क्या वो संभव है? देखिए, जब किसी को कैंसर हो गया, अगर तब की बात करते हैं, और अगर जो महिला है वो इच्छुक है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए, छोटी उम्र है, अभी बच्चे नहीं हुए हैं, बच्चा चाहती हैं, तो अर्ली स्टेज में काफी पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए कहते हैं कि जल्दी जांच करानी चाहिए। अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन एक तो प्रिवेंशन है, ये तो पहले 100% प्रिवेंटेबल डिजीज है। और अगर प्रिवेंशन नहीं भी हो पाई किसी कारण से और डिजीज हो भी गई, तो अगर अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाएगी तो जो फर्टिलिटी है वो भी किया जा सकता है प्रिजर्व। ओके। तो और भी बात करेंगे और भी जानेंगे आपसे। मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। लाइक इसमें अभी उपलब्ध टेस्ट्स या फिर ट्रीटमेंट्स क्या क्या होते हैं? और जैसे सर्विकल कैंसर के मतलब डिटेक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी आपसे जान ही लिया, सॉरी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, तो यहाँ पे भी क्या क्या हम लोग सावधानियां ले सकते हैं? क्या क्या ट्रीटमेंट्स और टेस्ट्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं? ऑप्शंस अवेलेबल है अभी। सो ब्रेस्ट कैंसर की डिटेक्शन के लिए अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें, मतलब कि जब आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप चाहती हैं कि कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए, तो उसके लिए 40 साल की उम्र के बाद एक एक्सरे होता है ब्रेस्ट का, जिसको हम मैमोग्राम बोलते हैं। तो स्क्रीनिंग मैमोग्राम्स जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे करना होता है और 1 साल या 2 साल में हम बताते हैं करने के लिए। लेकिन क्योंकि वो 40 इयर्स के बाद ही बोलते हैं, उससे पहले भी कैंसर हो सकता है। एंड इनफैक्ट इवन बिटवीन 2 मैमोग्राम्स, आपने आज कराया और नेक्स्ट आपका 2 साल के बाद है, उसके बीच में भी हो सकता है। सो हर लेडी को ये हैबिट
18-19 साल से बना लेनी चाहिए कि अपने हाथ से अपनी ब्रेस्ट की जांच कैसे करते हैं ये मालूम होना चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक, इसको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं। अपने हाथ से आप अपने ब्रेस्ट पे देखिए, हाथ चला के, जो लक्षण मैंने शुरू में बताए, कोई गांठ, कोई निप्पल से डिस्चार्ज, निप्पल के आकार में बदलाव, इन चीजों के लिए सतर्क रहिए और अगर इनमें से कुछ भी है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। सो ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन के लिए एक तो मैमोग्राम होता है, फिर हम अल्ट्रासाउंड करके जो भी गांठ है उसको वेल डिफाइन करते हैं, फिर सुई डाल के उसमें से एक छोटा टुकड़ा निकालते हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रू कट बायोप्सी। लोगों में बहुत गलत धारणा है कि अगर हम उस कैंसर में सुई डालेंगे तो वो फैलना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। ब्रेस्ट कैंसर में ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, क्योंकि जब हम सुई जांच करते हैं तो वो हमें आइडेंटिफाई करने देता है कि इस कैंसर का प्रकार क्या है, क्योंकि कई ब्रेस्ट में अग्रेसिव कैंसर होते हैं जिनमें हम कीमो पहले देना चाहते हैं, कई गुड नेचर्ड कैंसर होते हैं जिसमें हम सर्जरी पहले करते हैं, और ये सारी जानकारी हमें तभी मिल पाती है अगर हम प्रॉपर सुई जांच उसकी करें। कई बार हमें ब्रेस्ट के लिए MRI करना पड़ता है उस गांठ को अच्छे से देखने के लिए, और फिर अगर शरीर में कहीं फैला तो नहीं है, स्टेजिंग के लिए हम कई बार PET CT कराते हैं। और एक बार हमें ब्रेस्ट के इस गांठ का पूरा साइज, उसका एक्सटेंट और उसका स्वभाव क्या है, जब ये पूरी तरह से पता चल जाता है तो फिर डॉक्टर आपके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो बताते हैं। सैडली ब्रेस्ट कैंसर इंजेक्शन लेके प्रिवेंट नहीं हो सकता जैसे कि सर्वाइकल कैंसर है, लेकिन अगर ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज 0, स्टेज 1 में पकड़ा जाए तो इसका क्योर रेट 90% से ज्यादा होता है। पर अगर इसको हम लेट स्टेजेस में पकड़े, जैसे इंडिया में सैडली ऑलमोस्ट 80 to 90% लेडीज लेट स्टेज में आती हैं, तो फिर कैंसर ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट जो है वो काफी कम हो जाता है। इसलिए अर्ली डिटेक्शन हर कैंसर के लिए तो जरूरी है, ब्रेस्ट के लिए भी बहुत जरूरी है। ओके, सो दैट वाज रियली इंफॉर्मेटिव मैम। थैंक यू। सो जैसे कि हम लोग ट्रीटमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा होता है कि कुछ लाइक टफ चैलेंजेस आप लोग फेस करते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट्स? सो आई थिंक ये जो टफ चैलेंजेस की बात है उसी के डर से बहुत पेशेंट समय पे नहीं आते। सो कोई भी कैंसर ट्रीटमेंट जो है उसमें कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होते हैं, पर ये समझने की बात है कि जो ये साइड इफेक्ट हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्पररी होते हैं। आजकल ट्रीटमेंट्स बहुत एडवांस्ड और टारगेटेड हो गई हैं। अगर मैं सर्जरी के हिसाब से पहले बात करूं तो एक जमाना था किसी की ब्रेस्ट में छोटा सा भी कैंसर होता था तो पूरी ब्रेस्ट निकलती थी, बगल की पूरी गांठें निकलती थी, पर आजकल हम बहुत सेफली, अगर ब्रेस्ट में गांठ है तो अगर सेफ समझता है डॉक्टर तो उस पेशेंट की ब्रेस्ट को बचाया जा सकता है, और अगर ब्रेस्ट निकालने की बात भी हो रही है तो हम न्यू ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो प्रैक्टिसेस, मेडिकल ट्रीटमेंट्स बहुत एडवांस हो गई हैं। सो साइड इफेक्ट से नहीं डरना, क्योंकि वो टेम्पररी है और उसको मतलब उनको देखने के लिए डॉक्टर्स काफी सारी चीजें आपको दे सकते हैं जिससे वो जो साइड इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाए। सो येस, ट्रीटमेंट्स हैव बिकम वेरी वेरी एडवांस्ड, एंड बिकॉज फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन की बात हो रही थी सर्विकल कैंसर में, जब यंग गर्ल्स में ब्रेस्ट कैंसर होता है और अगर उनको कीमो दी जाती है तो उनकी ओवरीज शट डाउन हो सकती हैं, तो उन गर्ल्स को भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का ऑप्शन देते हैं, जिसमें जैसे IVF में अंडों को निकाल के प्रिजर्व किया जाता है, हम वो करते हैं। कई बार ऐसी लड़कियां आगे जाके नेचुरल प्रेगनेंसी भी हम अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज वो फ्रोजन एग से सरोगेट प्रेगनेंसी या नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है ट्राई कर सकती हैं। ओके, तो जैसे प्रेगनेंसी भी होता है, इसका मतलब कि मतलब इसके ट्रीटमेंट्स के बाद आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर लॉन्गेविटी मतलब इज इट एक्सपेंडेड, बढ़ जाता है? Yes. मतलब लाइक वी थिंक कि हम लोग को ये एक धारणा होती है कि कैंसर मतलब डेथ। हाँ, हम लोग को ये धारणा होती है, तो क्या ये भी पॉसिबल है, देखा जा सकता है? एब्सोल्युटली, सो मेनी वुमेन आफ्टर ट्रीटमेंट, जैसे हम कहते हैं, लीड बेटर लाइव्स देन दे डिड बिफोर अ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। सो ट्रीटमेंट्स अगर आप समय पे आए सक्सेसफुल होती हैं। सो मेनी पेशेंट्स इवन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट्स अपनी नॉर्मल लाइफ, अपने घर को देखना, अपने ऑफिसेज को देखना, सब कुछ कर पाती हैं, एंड आफ्टर ट्रीटमेंट्स योर बॉडी डज कम बैक टू नॉर्मल एंड यू कैन लीड अ वेरी नॉर्मल लाइफ। सो इसमें डरने वाली बात नहीं है। ओके, सो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, इनफैक्ट बहुत पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है हम सभी के लिए, और
इससे भी बहुत हम लोगों को क्या होता है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट बनने से भी बहुत एक फाइटिंग स्पिरिट आ जाता है पेशेंट्स में। तो बढ़ते हैं फिर से सभ्यता मैम जी के ओर। जैसे कि हमने बात की कि ये ब्रेस्ट कैंसर भी टू एन एक्सटेंट नहीं, पूरी तरह ही क्यूरेबल है और चैलेंजेस भी है। तो अगर हम सर्विकल कैंसर के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आप लोग फेस करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है अपने आप में कि अगर कोई पेशेंट बड़े एडवांस स्टेज में आता है तो अफसोस ही बहुत होता है। प्रिवेंटेबल चीज थी, उस टाइम नहीं पकड़ में आई, अपने डॉक्टर के पास नहीं गए, उसके बाद एडवांस्ड स्टेज पे आप आ रहे हैं, ट्रीटमेंट तो होगा, आप उस टाइम फिर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, आप क्योर की बात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए वो अपने आप में एक बहुत चैलेंज महसूस होता है। और जब अर्ली स्टेज में आप आते हैं तो आज जैसे हमने बताया कि अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसके बाद सर्वाइवल रेट्स बढ़ गए हैं। कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद सर्वाइवल रेट्स बढ़ गए हैं। और दूसरी तरफ फर्टिलिटी वाली साइड पे भी साइंस ने इतनी तरक्की करी है कि अब बहुत सारे तरीके आ गए हैं फर्टिलिटी एनहांस करने के। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स इतनी एडवांस हो गई हैं कि हम हर औरत को एक उम्मीद दे सकते हैं कि भाई हाँ, आप अगर चाहें तो बच्चा कर सकती हैं। सो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए ये अफसोस होता है कि अगर बहुत लेट पेशेंट आया करने को तो उनका ट्रीटमेंट चलता है, सर्जरी होती है, रेडिएशन मिलती है, कई बार कीमो देना पड़ता है, मगर फिर रिजल्ट्स वैसे नहीं होते। तो मैम कीमो का मतलब परसेंटेज कितना होता है कि किस नहीं, सर्विकल कैंसर में इनिशियल स्टेज में सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, मगर अगर इनिशियल स्टेज में आप पकड़ में नहीं आते हैं और डिजीज नहीं पकड़ी जाती है तो फिर कीमो रेडिएशन रहता है पेशेंट्स के। So we have this mindset. Cancer means again another word comes to our mind that is chemo. So इसका मतलब है कि कीमो हर स्टेज के कैंसर में देना चाहिए या फिर एडवांस स्टेज या फिर जिसको हम एकदम लेट स्टेज या जो भी हो वहाँ भी जो गायनी के कैंसर्स हैं, अगर हम सर्विकल कैंसर की बात करते हैं तो इनिशियल स्टेज में अगर आप पकड़ आ जाती है डिजीज तो सर्जरी ऑप्शन रहता है। और अगर एडवांस स्टेज में है तो कीमो रेडिएशन रहता है उनका। वैसे ही अगर हम ओवेरियन कैंसर की बात करते हैं तो पहले जो है सर्जरी ही ऑप्शन रहता है उनका। अगर ऑपरेबल डिजीज है, अगर आपको लगता है कि डिजीज जो है ऑपरेशन से निकल जाएगी तो पहला स्टेप सर्जरी ही रहता है। उसके बाद डिपेंड करता है कि रिपोर्ट क्या आई, उसके मुताबिक कीमोथेरेपी देने की जरूरत पड़ सकती है। वैसे ही एंडोमेट्रियम है, जो एंडोमेट्रियम में अगर आप अर्ली स्टेज में आप अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो कुछ स्टेजेस ऐसी भी हैं जिसमें हो सकता है सर्जरी भी ना करनी पड़े। कुछ आप हार्मोन्स देते हैं पेशेंट को और उसकी फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं अगर वो पेशेंट चाहती हैं और वो फिट बैठती है उस क्राइटेरिया में। क्राइटेरिया रहता है कि भी इसमें ऑफर कर सकते हैं आप फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, सो उसके हिसाब से आप उसको ऑफर करते हैं और फिर उनको हार्मोन्स देते हैं। मगर अगर स्टेज बड़ी हुई आती है तो फिर उसमें सर्जरी ऑप्शन रहता है। और कई बार सर्जरी के बाद जब रिपोर्ट्स आती हैं तो उनको रेडिएशन भी देने की जरूरत पड़ सकती है। सो डिपेंड करता है कि कहाँ का कैंसर है, उसका क्या इलाज है। सो कंचन मैम, सेम इज विद ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो कि मतलब हर स्टेज में कीमो एसेंशियल या फिर अर्जेंट नहीं होता है? हर हम ऐसे बोलते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर इज वन डायग्नोसिस बट नॉट वन डिजीज। मतलब वो हर पेशेंट में अलग होती है। आजकल इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट का जमाना है। मतलब हर पेशेंट की एज के हिसाब से, उसके ट्यूमर के नेचर के हिसाब से, ट्यूमर के साइज के हिसाब से ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है। ब्रेस्ट में कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जो बहुत अच्छे स्वभाव के कैंसर होते हैं, जो हार्मोन सेंसिटिव कैंसर होते हैं। अगर वो बहुत अर्ली स्टेज में पकड़े जाएं तो कई बार उनमें कीमो देने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर कैंसर का साइज बड़ा है, अगर कैंसर अग्रेसिव है, तो कई बार हम सर्जरी से पहले भी कीमो देते हैं उसको श्रिंक करने के लिए। रेडिएशन अगर हमने ब्रेस्ट बचाई है या कैंसर का साइज बड़ा है तो लेनी पड़ती है। और अगर हार्मोन सेंसिटिव कैंसर है तो उसमें हम फीमेल्स को पोस्ट मीनोपॉजल बनाने के लिए टैबलेट्स और इंजेक्शंस देते हैं, इवन फॉर प्री मीनोपॉजल लेडीज। उससे कैंसर का फिर से बनने का खतरा कम होता है। और आजकल इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड कीमो का जमाना है। सो अगर पेशेंट का कैंसर ऐसे स्वभाव का है कि उसमें इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड ट्रीटमेंट काम आएगी तो वो भी ऑफर की जाती है। तो हर पेशेंट का एक अलग ट्रीटमेंट प्लान टेलर होता है जो कि उसके लिए फिट बैठता है। ओके,
सो मैम, अगर हम बात करें कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर, अभी इन दोनों में से सबसे मतलब ज्यादा अगर हम बात करें कि ये ज्यादा टफ या फिर चैलेंजिंग है, तो वो कौन सा होगा? या फिर ये अपने आप में ही एक इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन। हाँ, कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है। कंपैरिजन करना बहुत मतलब इवन इन ब्रेस्ट कैंसर, जैसे मैंने आपको कहा कि दो पेशेंट अगर सेम डिजीज है, सेम टाइप का कैंसर है, पर हर पेशेंट का रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट अलग रहेगा। जैसे किसी को एक दवाई से बहुत अच्छा असर आएगा, किसी को उसी दवाई से कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा। सो उसके लिए तो वो अच्छा कैंसर भी फिर डिफिकल्ट हो जाता है। सो कंपैरिजन तो एक कैंसर की पेशेंट टू पेशेंट नहीं कर सकते, तो दो डिफरेंट कैंसर्स की करना मुश्किल है। बट अगर किसी चीज की कंपैरिजन कर सकते हैं इन दो कैंसर्स में, जैसे डॉक्टर सभ्यता ने अभी समझाया कि जो सर्विकल कैंसर है वो प्योरली प्रिवेंटेबल है, वो इंजेक्शन दे के उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। सो आई थिंक दैट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो बहुत सारी जानकारियां मिली आज आप दोनों से। और अगर मैं आप दोनों से पूछना चाहूं कि अपार्ट फ्रॉम मेडिकल प्रिवेंटिव स्टेप्स इन जनरल भी अगर कुछ मेजर्स आप लोग सजेस्ट करना चाहे दर्शकों को, तो वो क्या होगा? मैंने लाइक बिफोर स्क्रीनिंग और ऑल सच थिंग्स। आपके माध्यम से हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे आम जनता को कि आपकी सेहत आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। स्पेशली महिलाओं की हम इस टाइम बात कर रहे हैं, और इसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और इसका ध्यान ये भी रखेंगे, उनकी फैमिलीज को भी इनका ध्यान रखना चाहिए। और एक जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसका एक बहुत बड़ा अहम रोल है इसमें, कैंसर प्रिवेंशन में। सो ये माना गया है कि आपको अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज का भी एक रोल रखना चाहिए, वजन ज्यादा ना बढ़ जाए इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सिगरेट या अल्कोहल का सेवन करते हैं तो इसको नहीं करना चाहिए। और सिगरेट तो हर चीज के लिए बुरा है, जी हाँ, ठीक है, और वैसे ही शराब भी। वजन को कंट्रोल में रखिए, अच्छा खाना खाइए। एक तंदुरुस्त जीवन जीने के लिए एक अच्छा खाना खाना जरूरी है। और सर्विकल कैंसर के लिए तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत सेफ होनी चाहिए। सो सेम इज विथ ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो। बिल्कुल। सो लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखिए, और सबसे बड़ी बात, समय पे अपने कैंसर को पकड़िए और समय पे आके इलाज कराइए, उसी में समझदारी है। जी हाँ। तो फिर मैम बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, सभ्यता मैम और कंचन कौर मैम, आज हमारे शो में आने के लिए और हमें इतनी सारी जानकारियां मिली। उम्मीद करती हूं कि दर्शकों को भी बहुत सारी जानकारियां मिली इन दोनों बीमारियों के ऊपर। तो इसी के साथ साथ मैं विदा लेती हूं। नमस्कार।